हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि करंटली निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है और अभी कौन से सेक्टर्स हैं जो कि अच्छे दिख रहे हैं और बाकी सेक्टर्स कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। सेक्टर्स का इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे आज और ये समझेंगे कि सेक्टर्स के एनालिसिस से कैसे स्टॉक्स पिक करके और उसमें अच्छा राइड कर सकते हैं। इस लर्निंग पे आज फोकस करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो अभी चलिए देख लेते हैं कि निफ्टी का इंडेक्स हमारा क्या चल रहा है। इसमें निफ्टी के इंडेक्स में हम देख रहे हैं दोस्तों कि 24,500 के ऊपर निफ्टी निकला तो मगर उसके ऊपर सस्टेन नहीं कर पाया। 5 दिसंबर से लेकर के 13 दिसंबर तक इसने इसके ऊपर समय बिताया, 16 दिसंबर तक, मगर उसके बाद फिर ये लगातार नीचे आ गया। फिलहाल आज के दिन में निफ्टी काफ़ी नीचे आ चुका है, काफ़ी नीचे गिर गया निफ्टी आज। 247 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे हम देख सकते हैं निफ्टी में, है ना। प्रीवियस क्लोजिंग 24,182, 24,200 समझिए, है ना। 250 पॉइंट्स का फॉल यहाँ पे हो गया आज के दिन में। अभी इतना फॉल क्यों हो गया और क्यों इतना बड़ा गैप डाउन हो गया आज निफ्टी का, और इसका रीज़न जो है दोस्तों वो ये है कि यूएस फेड इंटरेस्ट रेट कट करने के डिसीज़न के लिए ही मार्केट थोड़ा वेट कर रहा था। यूएस फेड ने ये बोला कि इंटरेस्ट रेट तो हम 0.25% कम कर रहे हैं मगर आने वाले एक साल में जो लोगों ने डिस्कस किया था आपस में, जो मार्केट का एक कंसेंसस था कि 4 टाइम्स रेट कट हमें देखने को मिलेगा यूएस मार्केट में, लेकिन वो रेट कट जो है फेड ने बताया कि सिर्फ 2 ही बार करेंगे हम। तो ये जो एक्सपेक्टेशन था 4 टाइम्स का और रियलिटी 2 बार ही सामने आई, इस पे रिएक्शन दिया है मार्केट ने। और यूएस मार्केट आज 2.5% के आसपास डाउन है और इंडियन मार्केट जो है वो 1% के आसपास डाउन हुआ है, गैप डाउन। सभी ग्लोबल मार्केट्स पे इसका असर हुआ है। अब इसके पीछे अगर आप जानना चाहें कि क्या बात है कि इंडियन मार्केट क्यों नीचे गिरे, यूएस में कुछ भी हो तो हमें क्या, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। आज की जो इकोनॉमी है वो ग्लोबल है, सभी कंट्रीज़ के साथ इंटरलिंक्ड है और यूएस डॉलर हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारे मार्केट को काफ़ी अफेक्ट करता है। काफ़ी कंपनीज़ अपना रॉ मटेरियल, अपना फिनिश्ड गुड्स फ़ॉरेन से इंपोर्ट करती हैं और कुछ कंपनी, आईटी कंपनी या फार्मा, कुछ लोग ये लोग एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो जो लोग एक्सपोर्ट करेंगे वो तो यूएस डॉलर के मजबूत होने से, जैसे आज ये मार्केट गिरा है, यूएस डॉलर काफ़ी मजबूत हो गया है और यूएस डॉलर मजबूत हो गया प्लस यूएस बॉन्ड 10 ईयर बॉन्ड यील्ड भी बढ़ गया है। बॉन्ड यील्ड बढ़ जाने से लोग जो हैं वो पैसा यूएस मार्केट में, यूएस के बॉन्ड्स में लगाना ज़्यादा पसंद करेंगे एज़ कम्पेयर टू जो ऑफशोर मार्केट है, इंडियन मार्केट है, जो ऑलरेडी एट हाई वैल्यूएशन है, उसमें लगाना पसंद नहीं करेंगे। पहली बात ये। दूसरी बात ये कि यूएस डॉलर इंडेक्स जो है वो बढ़ गया है, यूएस डॉलर ज़्यादा अप्रिशिएट हो गया है एज़ कम्पेयर टू एनी अदर करेंसी, और इसकी वजह से इंडियन रुपीज़ जो डिप्रिशिएट हो गया ऑटोमेटिकली, इससे हमारे काफ़ी इंडस्ट्रीज़ को, ऑयल इंपोर्ट्स को, काफ़ी इंपोर्ट्स पे असर पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट इससे बढ़ जाएगा। तो ये सब जो इम्प्लीकेशंस हैं, इसकी वजह से ही मार्केट ने इसको डिस्काउंट करते हुए नीचे आ गया। तो ये मार्केट पे असर हुआ दोस्तों। ये तो बात हो गई निफ्टी की। अभी ऑलमोस्ट 200 मूविंग एवरेज पे निफ्टी आ चुका है। आप यहाँ देख सकते हैं, ये रेड लाइन 200 मूविंग एवरेज की लाइन है। 23,800 का लेवल है 200 मूविंग एवरेज का। देखते हैं इस प्रीवियस टाइम में, पिछले बार 200 मूविंग एवरेज में 18-19 नवंबर के आसपास निफ्टी आया था और यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना करके वापस ऊपर निकला था। अब इस बार देखते हैं कि क्या ये सपोर्ट ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही जल्दी ये वापस 200 मूविंग एवरेज पे आ गया है। काफ़ी बेयरिशनेस यहाँ पे दिख रही है हमें। अगर ये 200 मूविंग एवरेज सपोर्ट बने तो बहुत अच्छी बात है। सपोर्ट का काम करे तो यहाँ थोड़ा समय बिता के फिर जब ये 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज दोनों यहाँ आ जाए और उसके बाद मार्केट ऊपर निकले, तो ये जो समय है ये बजट के समय से कोइंसाइड करेगा, यानी कि मिड जैन से फेब फर्स्ट वीक में ये कोइंसाइड कर सकता है ये समय, और उसके बाद मार्केट फिर से हमारा ऊपर जा सकता है। ये एक सिनेरियो बनता है दोस्तों। सभी सिनेरियोज मैं आपके साथ डिस्कस कर ले रहा हूँ कि क्या क्या सिनेरियोज यहाँ पे बन रहे हैं। अभी इसके अलावा और क्या सिनेरियो हमारे पास बनेगा, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरा सिनेरियो ये भी बन सकता है कि इस लेवल को यहाँ से ये ब्रेक कर दे, इस लेवल को यहाँ से ब्रेक करके और फिर ये और नीचे आता चला जाए।
उसके बाद फिर ये इस लेवल पे कहीं जा कर के सपोर्ट ले, ये भी एक बात हो सकती है। फिर इसके बाद फिर ये ऊपर जाए, अब यहाँ से जो करना है वो करे। इस लेवल पे नेक्स्ट सपोर्ट 21,800 के आसपास, यानी कि 2000 पॉइंट का फॉल 23,800 से 21,800, 2000 पॉइंट का फॉल यहाँ पे आ सकता है अगर ये 200 मूविंग एवरेज इसको रोकने में कामयाब नहीं हुआ। अगर ये रोकने में कामयाब हो गया तो जैसा कि हमने फर्स्ट सिनेरियो की बात की है कि यहाँ से फिर बजट के समय में मार्केट ऊपर यहाँ से निकल सकता है, फिर ये इस हाई को ब्रेक करता हुआ और भी ऊपर चला जा सकता है। तो ये तो बात हो गई दोस्तों, मोटा मोटी निफ्टी की बात हो गई। अब हम आज ये बात करना चाहते हैं कि इंडाइसेस को कैसे हम देखें और कैसे इंडाइसेस का क्या असर होता है स्टॉक्स के ऊपर, कैसे हम इंडेक्स पे ज़ीरो इन करने के बाद स्टॉक्स पे ज़ीरो इन करें और सही स्टॉक कैसे सेलेक्ट करें। तो इसके लिए हम केस इन पॉइंट जो है हमारे पास बहुत सारे हैं। अभी देखिए, सबसे पहले मैं आईटी दिखाता हूँ आपको। तो इसके लिए एक काम मैं करूँगा कि आईटी इंडेक्स का एक चार्ट इधर रहेगा और उसके साइड में मैं आईटी के सभी स्टॉक्स को आईटी इंडेक्स के चार्ट के साथ कंपेयर करूँगा कि इसी दौरान में उनमें क्या असर पड़ा है। तो इस चार्ट को मैं ऐसे अभी स्प्लिट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको स्प्लिट कर दिया, इधर आईटी इंडेक्स है, यहाँ पे हम आईटी के चार्ट्स देख लेते हैं। आईटी इंडेक्स ने अभी बहुत ही अच्छी बढ़त यहाँ पे दिखाई है दोस्तों। एक बार इसको मैं आपको बड़ा कर दूँ कि जब आईटी इंडेक्स इसके ऊपर निकला है उसके बाद से बहुत ही पॉजिटिव हुआ है आईटी इंडेक्स, और आईटी के सभी स्टॉक्स ने अच्छा मूव ऊपर की तरफ दिखाया है। कितना मूव दिखाया है ये चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। ये सिनेरियो मैं आपके साथ डिस्कस इसलिए कर रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये अक्सर होता रहता है और इसके ऊपर ध्यान दे के आप भी इन्फॉर्म्ड और करेक्ट डिसीज़न ले सकते हैं अगर आप इसके ऊपर ध्यान देंगे तो आईटी में वापस फिर ये डबल ये वाला मैं इसको मिनिमाइज़ कर दिया हूँ। इधर हम रखेंगे आईटी के स्टॉक्स। सबसे पहले हम स्टॉक्स जो है वो कोफॉर्ज में रखा हूँ यहाँ पे। चलिए एक एक करके देखेंगे। यहाँ पे जब से आईटी ने ब्रेकआउट किया था ये समय था 25 नवंबर का समय था ये, ठीक है। 25 नवंबर पे एक वर्टिकल लाइन मैं यहाँ पे बना देता हूँ। 25 नवंबर पे वर्टिकल लाइन बना दिया। अब इसके साथ हम कंपेयर करेंगे 25 नवंबर से आईटी इंडेक्स जो है कितने परसेंट ये ऊपर चला गया है। आईटी इंडेक्स यहाँ से गया ये 5.5% ऊपर गया। इसको मैं यहाँ लेके आता हूँ, 5.5% ऊपर चला गया ये 25 नवंबर से। ये कितना ऊपर गया दोस्तों देखिए। यहाँ पे अगर हम मैच कर देखिए, यहाँ पे जो कर्सर है मेरा वो उस उधर यहाँ के कर्सर के साथ सिंक्ड है, तो मैं कहीं भी रखूँगा तो वो सेम डे को डिनोट करेगा। तो 25 नवंबर हम यहाँ पे देख सकते हैं। 25 नवंबर से इसने कितना बड़ा मूव दिया है, 12% का मूव इस कोफॉर्ज कंपनी ने दिया है, आईटी कंपनी ने दिया है। नेक्स्ट परसिस्टेंट में क्या बात हो गई 25 नवंबर से। परसिस्टेंट ने 25 नवंबर से 13% का मूव दिया है। अब देख रहे हैं आईटी इंडेक्स ने 5% का मूव दिया है। आईटी इंडेक्स ने जब ब्रेकआउट दिया है उसके बाद जो आईटी के सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे, ये परसिस्टेंट है, कोफॉर्ज है, ये सब सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं। स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स पे आपको फोकस रखना है अगर कोई भी इंडेक्स अपना ब्रेकआउट करे तो। अब यहाँ पे विप्रो देख लेते हैं। विप्रो ने क्या किया है 25 नवंबर के बाद से विप्रो ने कैसा मूव दिया है। विप्रो ने 7% का मूव दिया है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स थे वो कोफॉर्ज और परसिस्टेंट ही थे दोस्तों, ठीक है। बाकी स्टॉक्स ने उतना बढ़िया मूव नहीं दिया, कुछ तो नीचे भी आ गए हैं जैसे LTTS है, इन्फोसिस, TCS, ये सब उतने स्ट्रॉन्ग अभी नहीं दिख रहे हैं। उस समय में थोड़े स्ट्रॉन्ग थे भी। 25 नवंबर से LTI माइंडट्री ने कितना मूव दिया था। LTI माइंडट्री ने 9% का मूव दिया था। तो ऐसे करके आप स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं कि अगर किसी इंडेक्स ने अपना ब्रेकआउट किया है तो उस इंडेक्स के जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं आप उन्हें सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने देख लिया एग्जांपल निफ्टी आईटी का। चलते हैं जल्दी से नेक्स्ट इंडेक्स जिसमें हम बोलते हैं कि रियल्टी का इंडेक्स, ठीक है। रियल्टी इंडेक्स में मैं स्टॉक यहाँ पे लगा लेता हूँ। रियल्टी इंडेक्स के लिए CNX रियल्टी हम लगा लेंगे यहाँ से लेके। CNX रियल्टी कहाँ पे है हमारा, ये आ गया, इसमें लगाता हूँ मैं। चलिए यहाँ पे मैंने रियल्टी इंडेक्स लगा लिया। अब यहाँ पे मैं लगाऊंगा रियल्टी के अंदर के सभी कंपनीज। चलिए ब्रिगेड लगा दिया हूँ मैं। अब यहाँ पे हम फिर से सेलेक्ट कर रहे हैं दोस्तों कि रियल्टी ने कब से मूव दिया है। रियल्टी ने जब इस लेवल को ब्रेक किया है, 1016 का लेवल है ये लेवल, मैंने काफ़ी पहले ही एनालिसिस में बताया था दोस्तों कि इस लेवल को ब्रेक करने के बाद रियल्टी इंडेक्स में एक अच्छे मूव की संभावना है।
कहीं ना कहीं ये लेवल का ब्रेक जो है वो ट्रंप के विन होने से लिंक्ड है, ट्रंप के विन होने के समय का है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 25 नवंबर का ही समय है, जब अभी हमने आईटी में देखा ब्रेकआउट, उसी समय यहाँ भी ब्रेकआउट हुआ है 25 नवंबर का। 25 नवंबर से अब हम कंपेयर करेंगे। यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन में बना देता हूँ 25 नवंबर के लिए, और अब 25 नवंबर से हम यहाँ पे कंपेयर करते हैं कि कैसा मूव आया है। 25 नवंबर से अगर ब्रिगेड में देखें तो ये 6% का मूव इसने दिया है। वहीं आईटी इंडेक्स ने कितना मूव दिया है 25 नवंबर से? 8.5%। तो ये तो लैगिंग है ब्रिगेड। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट कंपनी मैक्रोटेक डेवलपर्स, इसने क्या मूव दिया है 25 नवंबर से? ये है इसका 25 नवंबर। 25 नवंबर से इसने दिया है 12% का मूव। चलिए ये थोड़ा लीडिंग है। शोभा ने तो अच्छा मूव नहीं दिया है, इसको भी रहने देते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टीज़ नहीं दिया है। डीएलएफ ने क्या मूव दिया है 25 नवंबर से? 25 नवंबर से डीएलएफ ने 8.5%, ऑलमोस्ट लाइक इंडेक्स के बराबर किया है। ओबरॉय रियल्टी बहुत अच्छा मूव इसने दिया है। ओबरॉय रियल्टी देखिए आप, यहाँ पे एक बात ये आ जाती है कि कौन सा स्टॉक अगर सेलेक्ट करें तो उसमें आप ये क्लियरली देख सकते हैं कि अगर स्टॉक ने भी आपने एक मेजर लेवल जहाँ पे इसने कई बार रेजिस्टेंस लिया, उसका अगर ब्रेकआउट किया है, 3 बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लेकर के 2 बार लेके थर्ड टाइम इसने ब्रेकआउट किया है, तो 25 नवंबर के समय से ये इसने कितना मूव दिया है देखिए। ये है 25 नवंबर का समय। यहाँ से अगर आप देखें तो 15% का मूव इसने दिया है। ठीक है, 15% का मूव दिया है, सबसे ज़्यादा मूव इसने दिया है। प्रेस्टीज ने कैसा किया है काम? प्रेस्टीज ने भी देखिए ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है 25 नवंबर को, ऑलमोस्ट लाइक इंडेक्स 8.9% इसने दिया है। महिंद्रा लाइफ स्पेसेस ने वैसा कुछ मूव नहीं दिया है। फीनिक्स मिल्स ने क्या मूव दिया है 25 नवंबर को? 25 नवंबर का दिन ये आ गया यहाँ 25 नवंबर। इसने ऑलमोस्ट समझिए कि 11-12% का मूव इसने दिया है फीनिक्स मिल्स ने। सनटेक रियल्टी ने अच्छा मूव नहीं दिया है। ब्रिगेड का हमने देख लिया। तो इसमें जो सबसे अच्छा मूव दिया है वो हम देख सकते हैं कि फीनिक्स मिल्स ने दिया है, और इसके साथ ओबरॉय रियल्टी ने दिया है। ठीक है दोस्तों, ये हो गई बात रियल्टी की। आईटी की हमने बात ऑलरेडी कर ली है। अब मैं चलता हूँ आपको लेके नेक्स्ट सेक्टर फार्मा की तरफ। अभी देखिए कि एक बार मैं आपको अभी का सिनेरियो बता देता हूँ कि क्या सिनेरियो चल रहा है आज के डेट में। आईटी इज़ वीक, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, आज के डेट में आईटी जो है वो ठीक है, चलिए अपने ऑल टाइम हाई के पास है ये, मतलब प्रीवियस रेंज के ऊपर है, जिसको इसने ब्रेक किया रेजिस्टेंस के ऊपर है। आईटी ठीक है। मेटल्स थोड़ा वीक ही दिख रहा है, यहाँ पे 200 मूविंग एवरेज के नीचे है। फाइनेंस भी थोड़ा वीक ही है, 50 मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। पीएसयू बैंक भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, 200 मूविंग एवरेज के नीचे है, काफ़ी वीक है। ऑटो तो बहुत ही ज़्यादा वीक है, ऑटो सेक्टर में बिल्कुल भी पिकअप नहीं हुआ है ऑटो सेक्टर। रियल्टी में थोड़ा स्ट्रेंथ है। फार्मा और हेल्थ केयर में थोड़ा स्ट्रेंथ है, आप देख सकते हैं फार्मा और हेल्थ केयर। इंफ्रा भी थोड़ा वीक ही है। मीडिया बिल्कुल वीक है। एफएमसीजी काफ़ी वीक है। एनर्जी और कमोडिटी भी वीक है। तो यहाँ पे मिला जुला के 1-2 सेक्टर ही हैं जो कि स्ट्रांग है, बाकी सारे सारे सेक्टर्स वीक है। आईटी है और रियल्टी है, ये 2 सेक्टर्स ने ही मार्केट को जो भी है अभी थोड़ा रोक के रखा है, नहीं तो बाकी सारे सेक्टर्स तो काफ़ी ज़्यादा वीक है दोस्तों। तो यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जो नेक्स्ट सेक्टर है वो हेल्थ केयर सेक्टर। आज के डेट में जब मार्केट इतना नेगेटिव है तब देखिए आप हेल्थ केयर सेक्टर ने अच्छा 1.26% का बढ़त दिखाया है, और फार्मा सेक्टर ने 1.7% का बढ़त दिखाया। हेल्थ केयर और फार्मा सेक्टर में काफ़ी कंपनीज जो है वो कॉमन है दोस्तों। तो हम फार्मा सेक्टर जिसने ज़्यादा बढ़त दिखाया है 1.7%, इसको हम एनालाइज करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देखें इस लेवल को फार्मा ने ब्रेक किया है। एक छोटा सा यहाँ पे आप ट्रेंड लाइन भी बना सकते हैं। इस ट्रेंड लाइन को यहाँ पे ब्रेक किया है फार्मा ने, और इस लेवल के ऊपर क्लोज किया है, प्लस 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी क्लोज किया है फार्मा ने। 200 मूविंग एवरेज के ऑलरेडी ये ऊपर है, प्लस यहाँ पे जो ट्रेंड लाइन पहले से आप बना सकते हैं, तो इस ट्रेंड लाइन पे भी इसने इतने दिनों तक सपोर्ट लेते हुए इसको ब्रेक किया है ट्रेंड लाइन के ऊपर, और पॉजिटिवली ब्रेक करके ऊपर निकल रहा है। तो ये बहुत ही पॉजिटिव सिनेरियो डेवलप हो रहा है फार्मा का। ठीक है, अब हम फार्मा का पॉजिटिव सिनेरियो डेवलप हो रहा है तो ये वैसी ही बात हो रही है जैसा अभी हमने आईटी में देख लिया जो ऑलरेडी बीत गया। आईटी में देखा हमने, रियल्टी में देखा जो ऑलरेडी बीत गया। फार्मा में जो हम देख रहे हैं ये होने वाला है, इट इज़ हैपनिंग राइट नाउ।
तो इसलिए मैं आपको ये दोनों केसेस पहले ही दिखा दिया कि बीत गए वाले केसेस, जिससे कि आपको ये समझ में आ जाए कि कैसे चलता है मार्केट, क्या क्या होता है बाद में। और अभी जो प्रेजेंट सिनेरियो है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ फार्मा में, इससे आपको डिसीजन मेकिंग में ईजी होगा। चलिए अब ये फार्मा को हम कंपेयर करेंगे, फार्मा के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के साथ हम इसको कंपेयर करेंगे। तो फार्मा के इंडिविजुअल कंपोनेंट्स मैं यहाँ पे लगाता हूँ। फार्मा में आ गया हूँ मैं, इप्का लैब मैंने सेलेक्ट कर लिया है। देखिए यहाँ है फार्मा और यहाँ पे है फार्मा का ब्रेकआउट। तो इप्का लैब देखिए 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, ठीक है। इसका चार्ट ऑलमोस्ट इसके इक्विवेलेंट दिख रहा है हमें, इंडेक्स के इक्विवेलेंट 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है, 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, और प्रीवियस डे के ऑलमोस्ट हाई के पास इसने क्लोज किया है। तो काफ़ी पॉजिटिव ये दिख रहा है हमें, इप्का लैब काफ़ी अच्छा दिख रहा है ये हमें। इप्का लैब के बाद हमारे पास डॉक्टर रेड्डीज़ है। डॉक्टर रेड्डीज़ देखिए काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है हमें। यहाँ पे मूविंग एवरेज पे क्रॉसओवर भी हो चुका है 50 और 200 मूविंग एवरेज का, बहुत ही अच्छा दिख रहा है ये। डॉक्टर रेड्डीज़ भी हमें सही दिख रहा है। चलिए आज तो बहुत ही अच्छा इसने बढ़त भी दिखाया है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देख लें हम, एबॉट इंडिया जो है अभी ये जब तक इस लेवल को नहीं निकाल दे, एक बड़े से एक रेंज के अंदर है ये, इस रेंज के बाहर यहाँ पे काफ़ी आप देख रहे हैं कंजेशन जोन टाइप का है ये। इस जोन के बाहर जब तक ये नहीं निकले तब तक इसमें कुछ बोलना मुश्किल है। इसके बाहर निकल के ये बहुत अच्छा चल सकता है। JB केमिकल भी वैसा ही दिख रहा है हमें, एक बड़ा सा कंजेशन जोन है इसका, काफ़ी बार इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया हुआ है। JB फार्मा क्लैरिटी नहीं है। ल्यूपिन में बहुत अच्छी क्लैरिटी दिख रही है। यहाँ से अगर आप ट्रेंड लाइन एक बनाएं, इस ट्रेंड लाइन को आज इसने ब्रेक कर दिया है, 50 मूविंग एवरेज और 200 मूविंग एवरेज के भी ऊपर है, काफ़ी पॉजिटिव है ल्यूपिन इज़ गुड टू गो, अच्छा दिख रहा है हमको ल्यूपिन। उसके बाद हम देख चलते हैं नेक्स्ट, टोरेंट फार्मा भी इस जोन के ऊपर अगर निकलेगा तो हमें ज़्यादा अच्छा दिखेगा, काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है वैसे टोरेंट फार्मा। इंडेक्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है टोरेंट फार्मा। इंडेक्स ने इतने समय में यहाँ से यहाँ तक में थोड़ा ही मूव दिया है, कितने परसेंटेज पॉइंट्स का मूव दिया है, यहाँ से यहाँ तक 5% का मूव दिया है, लो से हाई तक। अभी यहाँ पे ये जो है इसने कितना मूव दिया है, 12% का मूव दिया है। तो जब भी कोई स्टॉक अपने रेस्पेक्टिव इंडेक्स से ज़्यादा फास्ट चले, ज़्यादा मूव दे एज़ कम्पेयर टू इंडेक्स का मूव, तो इससे आप समझ सकते हैं कि उस स्टॉक में काफ़ी स्ट्रेंथ है, और यही हमें चाहिए, जो इंडेक्स को लीड करे वही स्टॉक हमें चाहिए। तो यहाँ पे टोरेंट फार्मा क्लियरली लीडिंग है। अब ये टोरेंट फार्मा मगर यहाँ पे इसका बहुत दिनों का रेजिस्टेंस है, काफ़ी समय से रेजिस्टेंस लिया है इसने। अब इस लेवल को जब क्रॉस करेगा तो यहाँ पे ये काफ़ी पॉजिटिव हो जाएगा इसके ऊपर। मैनकाइंड फार्मा बहुत ही पॉजिटिव है और अपने ऑल टाइम हाई के ऊपर चल रहा है, ये टोटली पॉजिटिव है, कोई इसमें डाउट की बात ही नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव दिख रहा है मैनकाइंड फार्मा। नेक्स्ट स्टॉक में चलते हैं, सिप्ला। अभी थोड़ा इसमें समय लगेगा क्योंकि ट्रेंड लाइन को सिप्ला ने अभी पूरी तरह से ब्रेक नहीं किया है, प्लस ये 200 और 50 मूविंग एवरेज के नीचे है। नेटको फार्मा ने भी अपना ट्रेंड लाइन ऑलमोस्ट ब्रेक कर ही दिया है ना, ट्रेंड लाइन आप यहाँ पे बनाए तो ये ब्रेक हो चुका है, मगर इस लेवल के ऊपर निकलेगा तब यहाँ पे बात आएगी, क्योंकि यहाँ पे इसने रेजिस्टेंस लिया है, थोड़ा सा कंजेशन जोन है यहाँ पे। नेटको फार्मा ठीक ही है, मगर ग्लेनमार्क फार्मा अभी उतना पॉजिटिव नहीं हो पाया है, सन फार्मा भी नहीं हो पाया है। लॉरस लैब्स काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है हमें, ऑल टाइम हाई के पास है। लॉरस लैब्स ने जब इस लेवल को निकाला है तो बहुत ही अच्छा मूव इसने ऑलरेडी दे दिया है, मूव ऑलरेडी इसमें हो चुका है। जाइडस लाइफ में अभी ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है, मगर इसमें अभी पॉजिटिविटी आई नहीं है। और फार्मा में भी ट्रेंड लाइन ब्रेक होने के कगार पे है ना, ट्रेंड लाइन ब्रेक अभी हुआ नहीं है। यहाँ पे ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गया मगर पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा आई नहीं है, अभी मोमेंटम नहीं आया है। बायोकॉन में अच्छा मोमेंटम आया था, थोड़ा अभी मोमेंटम फेड हो गया है कुछ दिनों से, लेकिन इसमें एक अच्छा मोमेंटम आया था जब इसने पुल बैक में 200 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेकर के ऊपर निकला था। फिलहाल ये 50 मूविंग एवरेज पर सपोर्ट लेता हुआ दिख रहा है हमें बायोकॉन। देखते हैं, प्रीवियस डे के हाई के ऊपर तो क्लोज अभी नहीं हुआ है, तो पॉजिटिव अभी उतना नहीं आया है ये। सनोफी 200 मूविंग एवरेज पे आ चुका है, इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते ही यहाँ पे अच्छा मोमेंटम हमें दिख सकता है इस एरिया में। सनोफी हमने देख लिया, अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रैन्यूल्स इंडिया। ग्रैन्यूल्स इंडिया में अगर आप देखें तो ग्रैन्यूल्स इंडिया ने ये जो ट्रेंड लाइन है इसको यहाँ पे ब्रेक किया है। ग्रैन्यूल्स इंडिया काफ़ी पॉजिटिव दिख रहा है हमें, इस लेवल के ऊपर निकलते ही ग्रैन्यूल्स इंडिया में अच्छी बढ़त हमें देखने को मिल सकती है, अच्छा स्टॉक है ये। अल्केम लैब ने अभी ट्रेंड लाइन अपना ब्रेक नहीं किया है, अल्केम लैब में आपको वेट करना पड़ेगा। डीवीस लैब ने भी एक बड़े से
डरवास बॉक्स बोलिए या एक रेक्टेंगल पैटर्न बोलिए या एक जोन बोलिए, इसके अंदर ये अभी फंसा हुआ है। इसके ऊपर निकलने पर ही इसमें और भी अच्छा आपको मूव मिल सकता है इस एरिया में निकलने पर। डेविस लैब में इप्का लैब हमने देख लिया, तो हम वापस आ गए हैं फर्स्ट कंपनी में। तो इस तरीके से हमने ये देख लिया दोस्तों कि आज के वीडियो में मैंने आपको ये बता दिया कि कैसे आईटी और रियल्टी ने पास्ट में कैसे उसके इंडेक्स को देख करके आप और आज और उनके स्टॉक्स के परफॉर्मेंस को देख के जो सबसे स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स हैं, कैसे उन स्टॉक्स में आपको इन्वेस्टमेंट आपका बनता था, कैसे आप एनालिसिस करते हैं उसका, और उसी हिसाब से अभी फार्मा का जो सिनेरियो चल रहा है उसके बेसिस पे एनालिसिस मैंने आपको बताया है। आशा करता हूँ कि आपको इस एनालिसिस से फ़ायदा हुआ होगा। चलिए फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।